एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 20 मिनट्स कोई अगर ज्वाइन करता है तो उसको एंटर नहीं होने देंगे क्लास में, क्योंकि आपको रेगुलर और पंचुअल भी होना है। तो इसकी आदत डालिए। ड्यूरिंग लेक्चर बार बार ऐड करना पड़ता है, उससे टॉपिक जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। इसलिए कोशिश करें कि टाइम में आप प्रिपेयर रहें और वक्त पे क्लास को ज्वाइन करें। हम चैप्टर नंबर 2 में द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में, जैसे क्लीवेज है, यूनिट सेल है, आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन करने के लिए आती हैं। और इसके अलावा दो इसमें मेन हमारे टॉपिक्स हैं, या डिटेल नोट कह लें, वो 2 है। उसमें एक है टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना होगा सॉलिड की 2 टाइप्स, मीन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस स्टेट को। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। ये दो मेन टॉपिक है। इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी है जिसको हमें समझना होगा। ओके, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम स्टेट ऑफ मैटर जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? सॉलिड। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉलिड की डेफिनेशन से तो फेमिलियर हैं, जानते हैं व्हाट आर सॉलिड्स ना। अ स्टेट ऑफ मैटर having a definite shape and a definite volume. शेप और वॉल्यूम से हम डिफरेंशिएट करते हैं तीनों स्टेट्स को ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दोनों जो है डेफिनेट है। तो फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन है, इसको जल्दी से कॉपी कर लें। अ स्टेट ऑफ मैटर, अ स्टेट ऑफ मैटर having a definite shape and a definite volume. गैस की जो स्टेट है ना उसके जस्ट ऑपोजिट है सॉलिड स्टेट जो है। अब इसकी वजह क्या है? तो हम स्टेट ऑफ मैटर को 3 जो फैक्टर है उनसे डिफाइन करते हैं। एक, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैसी होगी स्टेट में, और उनके दरमियान इंटरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। 3 बातें देखें जिससे हम डिफाइन करते हैं किसी भी स्टेट को। ये डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, क्या कॉज क्या है इसका। तो 3 बातों को समझना होगा। एक, स्टेट के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, मूवमेंट और उनके दरमियान इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, मीन क्लोजली पैक्ड। जितना करीब आ सकते हैं वो करीब आ चुके हैं। गैस में पार्टिकल्स जो है वो फार अवे होते हैं ना, पार्टिकल्स मीन मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में क्लोज टू ईच अदर, हमने लास्ट वीक में पढ़ा था क्लोज टू ईच अदर, और यहां कहते हैं क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। एंड नो फ्री मूवमेंट, पार्टिकल्स अपनी प्लेस मूव नहीं करता है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा होता है। नो फ्री मूवमेंट। गैस में क्या था, गैस में ये दोनों बातें अगर हम कहते हैं ना तो वो क्लोज नहीं होते हैं, फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स का आपस में कोई लिंक नहीं होता है, इतना दूर होते हैं। और वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, फ्रीली, उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती जिसके अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा।
तो सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम की हम जो बात कर रहे हैं उसकी वजह कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड नो फ्री मूवमेंट। आगे हम जो बिहेवियर पढ़ेंगे ना, तो इन फैक्टर से हम उसको समझेंगे। सेकंड जो है वो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सॉलिड या तो एटम से कंपोज होता है, मीन्स के पार्टिकल एटम्स होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आइंस होते हैं। अगर मैं मेटल की बात करूं ना, मेटल में मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, मेटल में क्या होंगे, एटम्स होंगे। डायमंड के अंदर कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, डायमंड इज सॉलिड। आइस की बात करूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। सॉल्ट की बात करूंगा तो उसमें आइंस होंगे। तो पहला लफ्ज हमने पार्टिकल्स यूज किया, अब हम बता रहे हैं पार्टिकल्स मीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस आर हेल्ड टुगेदर। ये टाइटली पैक्ड जो होते हैं ना, हेल्ड टुगेदर, जुड़े होते हैं, क्यों? बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना, इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, वो सॉलिड टू सॉलिड वेरी करती हैं कि उसके पार्टिकल्स कौन से हैं। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड स्टेट क्या है, हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो तीन बातों को समझना है कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसको हमने अंडरलाइन किया। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसको ना। हमने ये बात समझी है कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड नो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और थर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये तीन समझ लें कि फैक्टर्स हैं जिससे सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम बनता है। अब वो जो हमने बात की है ना कि टाइटली पैक्ड है, फ्री मूवमेंट नहीं, वाइब्रेशनल है। तो ये इसमें एक एनिमेशन है, इसमें इसकी मॉलिक्यूलर या जो उसके पार्टिकल्स का जो व्यू है उसको थोड़ा समझना है। हम क्या करें, द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स इन movement of molecules in solids, slow movement of molecules in solid. The only motion shown is vibrational. इसको मैं देखता हूँ कि ये एनिमेशन में हमें शो हो जाए। ये देखिएगा, अगर आपको शो हो रही हो ये एनिमेशन, कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट वो कैसी हो रही है, वाइब्रेशनल हो रही है। ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके कहीं और अपनी क्या नाम है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, बल्कि अपनी पोजीशन में मौजूद वहीं पे वो वाइब्रेशनल मूवमेंट कर रहा है। तो ये इतनी स्लो मूवमेंट जो वाइब्रेशनल हो गई है, इसका कॉज क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ओके ओके, अब हम आते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। हमने लास्ट वीक में लिक्विड का बिहेवियर पढ़ा था। पहला बिहेवियर क्या था, डिफ्यूजिबिलिटी। सेकंड क्या था उसके अंदर, कंप्रेसिबिलिटी। और थर्ड क्या था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम जब सॉलिड की बात करेंगे तो इसके 5 बिहेवियर्स हैं। फर्स्ट वन, ये बुक की सीक्वेंस से बात कर रहा हूँ, अगर बुक मौजूद है पेज नंबर 59 पे देखिएगा। मेरे इस टॉपिक को समझाने के बाद आपको शाम में जब टाइम मिले आपको, या क्लास के बाद आपको टाइम मिलता है, जब भी आप टाइम मिलता है, कल की क्लास से पहले आपने बुक को रीड करना है। बुक को रीड करना है आपको, ठीक है? और बुक के अंदर जो की टर्म्स हैं उनको हाईलाइट भी करना है अपने। अब बेटा दुनिया जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, थोड़ी क्या ऑलमोस्ट बहुत सी चेंज होगी। आज हम इतने दूर बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं।
तो इसमें एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग जो है क्या नाम है, अपने इस लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत सीरियस हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब डिपेंडेंट स्टूडेंट पे है कि वो कितना सीरियस है, वो कितना फोकस्ड है। तो इसलिए अब वो वाली क्या नाम है, अंदाज पढ़ाने का नहीं है कि टीचर आगे खड़ा हो जाए और अपनी नॉलेज की बेस पे बात करता रहे, स्टूडेंट उसको खामोश से कॉपी करें, घर जाके याद कर लें और फिर जाके एग्जाम में लिख दें। नो, अब स्टूडेंट जो है वो खुद टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि अब आपके पास जराए जो है बहुत ज्यादा है, और उसको जहाँ डिफिकल्टी होती है टीचर उसको वहाँ पे हेल्प आउट करता है। अब हर स्टूडेंट जो मेरे पास अभी क्लास में जिन्होंने ज्वाइन किया है, इट्स ऑलमोस्ट 55 स्टूडेंट्स। तो तमाम स्टूडेंट जो बात सुन रहे हैं तो सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या इश्यूज होंगे। तो हर स्टूडेंट को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब एक स्टेटमेंट सबके लिए नहीं होगी, हर आदमी की अपनी एक राय होगी एक टॉपिक के बारे में, उसको वो समझे और अपने टॉपिक को क्लियर करे। खामोश रहने से कभी मसला हल नहीं होता है। तो इसलिए इसको पढ़िए जरूर, बुक को खुद पढ़ें और अपनी बुक के अंदर की पॉइंट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए। मैं बहरहाल एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन कल से ये आदत बनाएं कि आप बिफोर लेक्चर टॉपिक को पढ़ के आया करें, तो वो बहुत बेहतर क्या नाम है चीज को समझा जाता है। ओके, हम यहाँ बात करें कंप्रेसिबिलिटी की। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बारे में हमने क्या कहा, ऊपर लिखा हुआ ना, टाइटली पैक्ड। जब पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो आप चाहे जितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें वो और करीब नहीं हो सकते हैं, और करीब नहीं हो सकते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि सॉलिड के अंदर ये बिहेवियर नहीं होगा कंप्रेशन वाला। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस इन वॉल्यूम। एम्प्टी स्पेसेस कम होने से वॉल्यूम ऑक्युपाइड सबसे ज्यादा कम हो जाता है। जब हम कह रहे हैं पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, तो इसका मतलब है कंप्रेशन नहीं होगा। तो सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। मेरे साथ साथ जरा बेटा इसको लिखिएगा भी जरूर, लिखे भी, मतलब ये हमारा सॉलिड के बारे में एक की पॉइंट है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आप किसी सॉलिड को अपने हाथ में लेकर और उस पर अपनी ताकत लगाइए, और अगर आपकी फोर्स ज्यादा है तो आप उसको कंप्रेस नहीं करेंगे, डीफॉर्म कर देंगे, शक्ल बिगड़ जाएगी, टूट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब कॉज क्या है, इसके आगे मैं इसका कॉज बता रहा हूं। बिकॉज इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये रीजन हो गया इसका। Okay, solids are incompressible. Why? Because in solid particles are closely packed. अब हम आते हैं सेकंड बिहेवियर के ऊपर। बुक में जो सीक्वेंस है मैं उसी से आपको समझा रहा हूं। सेकंड, डिफॉर्मिटी। डिफॉर्म मीन चेंज इन स्ट्रक्चर। तो ये चेंज कैसा होगा, शेप भी होगा और साइज भी होगा। एक आयरन नेल है और आप उसको हैमर करते हैं ना वुडन, तो वो उसके अंदर जो है पेनिट्रेट हो जाती है। लेकिन आयरन नेल को किसी वॉल में करते हैं अगर आप हैमर, तो आप देखते हैं कि वो बाज औक़ात जो है बेंट भी हो जाती है। इसको डिफॉर्म कह रहे हैं। चेंज इन शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग प्रेशर, डिफॉर्म। तो सॉलिड्स कैन बी डिफॉर्म्ड, सॉलिड्स कैन बी डिफॉर्म्ड। कब होते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड दे अटेन अ न्यू पोजीशन। ये मेटल्स के लिए एग्जांपल दी गई है। सॉलिड्स कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड अटेन न्यू। एक प्लास्टिक है और उस पर आपने प्रेशर अप्लाई किया, तो उसका डिफॉर्म जो है वो न्यू पोजीशन नहीं होगा,
वो स्मॉल पीसेस में ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ जो हम मिसाल ले रहे हैं वो मेटल्स की ले रहे हैं कि सॉलिड कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड अटेन न्यू पोजीशन। ये देखिए मैं एक एनिमेशन शो कर रहा हूँ। ये आयरन का रॉड है, हमने इसको फोर्स अप्लाई किया तो ये बेंट हो गया, इसको हम डिफॉर्म कह रहे हैं। अलिश भाई इसके पास आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, इसका कोई हल नहीं है मेरे पास, सिर्फ इंटरनेट की स्पीड और उसका ही कॉज हो सकता है। तो इन चीजों का बेटा कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आपके टीचर्स के पास इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आपके एरिया के नेट की स्पीड कहीं पे भी अगर अनस्टेबल हो रही होती है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और इशू है तो आप फिर कोचिंग सेंटर के नंबर पे कॉल करते हैं शाम में और उनसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आईटी के लोग आपको ज़्यादा गाइड कर देते हैं। ओके, बाज़ वक़्त ऐसा होता है, एरिया के अकॉर्डिंग होता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि नेट जो है उसकी स्पीड जो है अगर स्टेबल नहीं है तो ऐसा हो रहा होता है कि आवाज़ नहीं आ रही होगी, स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी या डिस्कनेक्ट हो रहा होगा बार-बार। तो बेहतरीन सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास बेहतरीन सॉल्यूशन है कि ये क्लास मिस नहीं हो सकती है। आप रिकॉर्ड लेक्चर पे जाइए, रिकॉर्डेड में और लाइव में डिफरेंस ये होता है कि आपके क्यूरीज को आंसर किया जा सकता है। और कोशिश किया करो रिकॉर्ड लेक्चर भी रिवीजन के वक्त जरूर सुन लिया करो उसी डे के अंदर, तो कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाता है। ये ओके, हम बात करते हैं डिफॉर्मिलिटी की, बात करते हैं डिफॉर्मिटी। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब इसका कॉज क्या है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्सेस, वो एटॉमिक फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि न्यू पोजीशन में भी वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल डिफॉर्मिटी की यहाँ पे हमने ली है, जो टॉपिक बुक में डिस्कस हुआ है, ये सिर्फ एक एग्जांपल मेटल्स की है। डिफॉर्मिटी आगे 2-3 किस्म की होती है, मतलब इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हम बात, बस एक बात की है कि सॉलिड्स में डिफॉर्मिटी होती है, मींस आप अगर मतलब प्रेशर अप्लाई करें तो उनका शेप और साइज चेंज होता है और न्यू पोजीशन अटेन कर लेते हैं, तो उसका कॉज क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्सेस। जैसे मेटल की अगर मैं बात करूंगा तो मेटल्स की जो इंटरएटॉमिक फोर्स है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो बेंड करने से बॉन्ड चेंज नहीं होता है। और अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करता हूं तो जब वो डिफॉर्म होते हैं तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं। आगे एक जगह कहीं आएगा तो मैं जरा उसको एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। एक मेरे पास एक और एनिमेशन है, मैं उससे इस बात को और क्लियर करूंगा कि सॉलिड की डिफॉर्मेशन में न्यू पोजीशन हो जाती है। मेटल सॉलिड की बात कर रहे हैं। और अगर आयनिक सॉलिड से आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो शेटर मीन वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो ब्रेकअप हो जाते हैं। Anyhow, तो यहाँ पे हमने कहा कि डिफॉर्मिलिटी का कॉज क्या है। तो ऊपर आप देखिएगा कि स्टार्ट में मैंने कहा कि 3 चीजें याद रखनी है। ये पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, नो फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है वाइब्रेशनल है, फ्री मूवमेंट, एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस सेकंड बिहेवियर के अंदर हमने इनमें से कौन सा पॉइंट लिया हुआ है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी? स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस। थर्ड, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो इन सॉलिड। नेग्लिजिबल के ना होने के बराबर है। वो जो गैस का डिफ्यूजन है वैसा नहीं है इसके अंदर। अगर दो मेटल की सरफेस आपस में आप इन कांटेक्ट करते हैं, दो मेटल सरफेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप उनको आपस में बाइंड कर दें, सरफेस कांटेक्ट आ जाए, तो ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट वो एक दूसरे की सरफेस के अंदर मूव कर जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड में बहुत ही काम होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड अगर होता है तो वो क्यों होता है, इस बात को बस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। डिफ्यूजन इन सॉलिड अगर है किसी के अंदर तो उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज है ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कलिश्वा, आप हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं? अगर क्लास में मौजूद हैं तो यस रिप्लाई कर दें, और स्टिल प्रॉब्लम हो रहा है तो जरा मुझे बता दो, गाइड कर दो। अलिश्वा,
या कोशिश कर लो, ट्राई कर लो कि डिस्कनेक्ट करो, दोबारा रिकनेक्ट करें, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके अब ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके बेटा, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, वो उसमें आपके नेट के कनेक्शन का इशू होता है। एनीहाउ, तो डिफ्यूजिबिलिटी पे बात कर ली, तीन हमने बातें कर क्या नाम है, बिहेवियर ऑफ सॉलिड को ऑब्जर्व किया, डिस्कस किया। अब हम फोर्थ पे आते हैं, और फोर्थ तो आप सब जानते हैं, व्हाट इज द मेल्टिंग। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। डेफिनेशन क्या होगी मेल्टिंग पॉइंट की? आपके प्रैक्टिकल में भी मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है वो इंक्लूड है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका डेफिनेशन जो है वो ये नोट करें। मेल्टिंग पॉइंट इज a temperature at which solid and liquid coexist. If solid exists तो मेल्टिंग नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड है तब भी वो मेल्ट नहीं होगा, पॉइंट होगा। मेल्टिंग में सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम लिक्विड के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास लिक्विड है वाटर, और टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला वाटर है, इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री है। हमने इस वाटर का टेम्परेचर कम कर दिया, कितना कर दिया? 0 कर दिया। नाउ वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग, और वाटर कन्वर्ट किस में होना शुरू हो रहा है? आइस में। तो 0 इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस। लिक्विड का वो फ्रीजिंग होता है और सॉलिड का वो मेल्टिंग होता है। तो 0 पे आप देखें लिक्विड स्टेट और सॉलिड को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। अगर 0 से टेम्परेचर चेंज होके और डिक्रीज -1 हो गया, अब लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, अब सिर्फ कौन होगा? ओनली आइस होगा। तो -1 इज नॉट अ मेल्टिंग पॉइंट, 1 डिग्री इज नॉट अ मेल्टिंग पॉइंट। एक शार्प टेम्परेचर इज 0 इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का क्या है? हम कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड के लिए क्या कह रहे हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट। So what is the melting point? A temperature at which solid and liquid coexist is called melting point. Okay. Now, fifth and last behavior of the solid is sublimation. Sublime. कुछ solid melt नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट ऑन हीटिंग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड ऑन हीटिंग अगर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स फॉर्म में, तो हम कहते हैं ये सब्लाइम सॉलिड है, एंड द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। इसकी डेफिनेशन को जरा नोट करें। A process in which solid changes into vapors without passing through liquid state. A process in which solid changes to vapors without passing through liquid state is called sublimation. A process in which solid changes to vapors without passing through liquid state is called sublimation. सिर्फ सुने नहीं, उसको लिखें भी। अब इसके बाद ये मैंने एक पिक्चर शो की है, इसको ड्रॉ करेंगे आप। एक ट्राइंगल बनाएंगे, और आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये स्टेट कौन सी है? गैस। इसके लेफ्ट पे मैंने लिया हुआ है सॉलिड, और राइट पे लिया हुआ है लिक्विड। पहले हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड टू लिक्विड का जो चेंज है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और रिवर्स जो है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग,
या सॉल्डिफिकेशन, इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं। ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एवोपरेशन, ये लास्ट क्लास में याद होगा। गैस का लिक्विड में वापस कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। वेपर प्रेशर जो पढ़ा था हमने ना, इन क्लोज कंटेनर वेपर प्रेशर की जो बात की थी, तो उसमें कंडेंसेशन भी हो रही होती है। ओपन कंटेनर में कंडेंसेशन नहीं होती है, सिर्फ एवोपरेशन होती है। अगर ये ओपन कंटेनर है तो ये एवोपरेट होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल दोबारा कंडेंस नहीं हो रहे होंगे। क्लोज कर दूंगा ऊपर तो फिर एवोपरेशन के साथ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। और उस क्लोज कंटेनर में जो वेपर्स मौजूद होते हैं उनके प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं ना, ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब ये जो मैं बात समझा रहा हूँ इसको जरा 5 ईयर में जाकर जरूर देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, आज ही देखिएगा उसको कि वो क्या सवाल है और उसका आंसर क्या होगा। तो ये बुक में बेटा ये इस तरह का कोई फिगर नहीं मौजूद, तो इसलिए इसको कॉपी करेंगे आप साथ में। अभी हमने बात की है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन, और रिवर्स ऑफ द सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, जब आप कर लें इसको कॉपी मुझे बताइए डन, तो फिर मैं आगे बात करूंगा। बिल्कुल सर, इसको कॉपी करें। जब हम फिजिकल क्लास में होते हैं तो फिर मैं डायरेक्ट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा होता हूँ। ओके, किसी स्टूडेंट ने अगर अभी काम कर रहा है वो वेट का मैसेज कर दे, ताकि मैं उसके लिए वेट कर लूँ ना, क्योंकि मुझे किसी स्टूडेंट ने डन का मैसेज कर दिया है। भाई स्क्रीनशॉट नहीं लेनी थी इसकी, इसको ड्रॉ करना था। अगर कोई ड्रॉ कर रहा है और वो वेट करवाना चाहता है तो मुझे वेट का रिप्लाई, यस ओके मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि जरा वेट कर लें। ओके, मैं वेट करते हैं हम। बाकी स्टूडेंट जो है वो जो जो कॉपी कर चुके हैं बुक को सामने रखें और नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 60 पे। बिहेवियर ऑफ सॉलिड हमने 5 को स्टडी किया और मुकम्मल हो गया। बेटा जिन्होंने वेट कहा हुआ है वो जब ये डन कहेंगे मैं आगे फिर टॉपिक डिस्कस करूंगा। अब हम मेन टॉपिक तरफ जाएंगे। जो लोग कॉपी कर चुके हैं वो पेज नंबर 60 में देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड वहां लिखे हुए हैं, जरा उसको रीड कर लो तब तक। दो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मुझे कहा है कि वेट करें। बेटा आप जब कर लो इसको कॉपी मुझे बता दीजिएगा। बस एक स्टूडेंट रह गया, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। पेज नंबर बेटा 60, बुक का पेज नंबर 60। मैंने आपने कंप्लीट कर लिया, मैं आपको वेट कर रहा हूँ।
ओके बेटा, ठीक है, डन। सबने कर लिया इसको कॉपी, अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें, ओके। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ सॉलिड। कि सॉलिड की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सॉलिड कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड जो है आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं सॉलिड की, इसका बेस क्या है? जब भी कोई क्लासिफिकेशन होती है ना, टाइप्स होती हैं, तो किसी प्रॉपर्टी, किसी बिहेवियर की बेस पे होती है ना, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं कि सॉलिड जो है वो 2 टाइप्स के हैं? तो ये इनका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज कैसे हो रहे हैं। हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पेज नंबर 60, तमाम स्टूडेंट जरा एक नजर देखें कि हम टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं कि सॉलिड की टाइप्स कितनी हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, जिनमें फर्स्ट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो डेफिनेशन क्या है? सॉलिड्स हैविंग वेल डेवलप्ड ज्योमेट्रिकल शेप। ये डेफिनेशन है इसकी, सॉलिड्स हैविंग अ वेल डेवलप्ड ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे कॉज है, ड्यू टू का मतलब है कि आप रीजन बता रहे हैं इसका कि वजह क्या है। तो यहां तो कॉपी करें, पहले सिर्फ इसको लिखें कि सॉलिड्स हैविंग वेल डेवलप्ड ज्योमेट्रिकल शेप, वेल डेवलप्ड ज्योमेट्रिकल शेप। solids having well developed geometrical shape। आगे हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि ये रीजन क्या है इनकी, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो हम कह रहे हैं ड्यू टू हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेस पे हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस स्टेट होती हैं। बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीन वो एक्स एक्सिस पे भी अरेंज होते हैं, वाई एक्सिस पे भी होते हैं, और जेड एक्सिस पे भी इन अ हाईली ऑर्डर पैटर्न पे वो अरेंज होते हैं, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स हैविंग वेल डेवलप्ड ज्योमेट्रिकल शेप। Why they have a different geometrical shape? Due to the highly ordered 3 dimensional arrangement of particles are called crystalline solids। मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आयरन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयरन के एटम्स जो है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे